नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों जो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का सब्जेक्ट था उसकी हम लोग वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बना चुके हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों कॉमर्स का ही एक आपका टॉपिक चल रहा है, फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का पहला वीडियो इससे पहले हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने इंपोर्ट फाइनेंसिंग के बारे में समझा था और कैसे कैसे फॉर्म्स थे इंपोर्ट फाइनेंसिंग के, क्या मेथड थे पेमेंट के इंटरनेशनल, उन सभी को हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले आके वो वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकंड वीडियो में ये सेकंड पार्ट जो है इसमें हम लोग आज एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के बारे में समझेंगे दोस्तों, और इसी के बारे में क्या इसमें टर्म्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे बाकायदा इसके फॉर्म्स वगैरह समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की यहाँ पे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सपोर्ट के बारे में पता ही है, जैसा कि हमने हर वीडियो में आपको बताया ही है कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को क्या करे, माल को बेचे, तो इसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं या एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टर में यहाँ पे हम लोग इंडिया को रखे हैं और इंपोर्टर में हम लोग चाइना को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रखे हुए हैं। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या है, इसको अगर हम लोग एक शब्द में बोलें तो दोस्तों जो एक्सपोर्टर होता है उसको अपने एक्सपोर्ट ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि दोस्तों आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ती है। आप चाहे छोटा सा एक व्यापार करिए या आप इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करिए, आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक छोटे से व्यापार के लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है या आपको वित्त की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह एक एक्सपोर्टर जो होता है उसको भी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो आपको बताया था कि जब इंपोर्टर कोई माल मंगाता है या ख़रीदता है तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत क्या कर दे, पेमेंट कर दे, या कह सकते हैं कि किसी किसी कंडीशन में ये बाद में पेमेंट करता है। जैसा कि हमने क्या बताया था, जो आपका ओपन इन अकाउंट था उसमें वो क्या करता था कि जब उसको माल पहुंच जाता था एक्सपोर्टर के थ्रू, तब इंपोर्टर वो क्या करता था, पेमेंट करता था। और कभी कभी दोस्तों जब और भी जो मैटर्स हैं उसमें भी इंपोर्टर जो होता है वो पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करने के लिए सोचता है। जैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आपके पास जब कोई सामान आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से जो भी ख़रीदते हैं, जैसे हमने एग्जांपल पहले वाले वीडियो में भी दिया था, तो आप चाहते हैं कि जब तक हमारे पास ये आपका माल या आपका गुड्स नहीं आ जाता तब तक हम पैसा क्यों दें। तो ऐसे सभी कंडीशन जो आती हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि एक्सपोर्टर उधार ना बेचे और वो हर चीज़ कैश में ही वो अपना ट्रेड बढ़ावा या बढ़ा सकता है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग यहाँ सिंपल सा मतलब यही होता है कि एक्सपोर्टर द्वारा अपने गुड्स को ट्रेड के लिए या कह सकते हैं दूसरे देश में भेजने के लिए उसको पहले से कुछ फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये फंडिंग की आवश्यकता आपके बहुत से कंडीशन हो सकते हैं दोस्तों, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्यों क्यों उसको कैसे कैसे आवश्यकता होती है, कितने टर्म्स में उसको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जनरली अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्टर यहाँ पे नेचुरली वांट टू गेट पेड एज ए क्विकली एज पॉसिबल, मतलब दोस्तों कि एक्सपोर्टर हमेशा ये चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी अपना पैसा क्या मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जिससे वो अपने आगे का कारोबार आगे बढ़ा सके। और जो आपका इंपोर्टर होता है इसके जस्ट अपोजिट सोचता है कि वो जितना डिले पेमेंट में कर सकते उतना वो आपका यहाँ पे इंपोर्टर चाहता है कि ज़्यादा ज़्यादा लेट हो पेमेंट में, जिससे हम अपना गुड्स को रिसीव कर लें और रीसोल्ड कर दें अपना गुड्स, यानी यहाँ पे मंगा के हम इसे बेच दें और जो कलेक्शन हो उसके हिसाब से हम इसको फिर से पेमेंट करें। तो ये कुछ यहाँ पे क्या है दोस्तों, लूप है या कह सकते हैं कमियाँ हैं। इस कमियों को या इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की आवश्यकता पड़ी या नीड्स पड़ी एज ए
इस एक्सपोर्टर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा टर्म कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या है। जनरली अगर आप समझे तो एक्सपोर्टर को जो भी अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो भी फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब एक्सपोर्टर को यहाँ क्या क्या रियायतें हैं, हर कंट्री अपने हिसाब से एक्सपोर्टर को अपना बढ़ावा देने के लिए, या कह सकते हैं कि अन्य देशों को माल बेचने के लिए हर कंट्री क्या होती है दोस्तों, अपनी अपनी पॉलिसी बनाती है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे इंडिया में भी जैसे हमने आपको बताया था एफटीपी पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में, उसी तरह हर देश अपना एक पॉलिसी बनाता है दोस्तों एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, और एक्सपोर्टर को कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है एज अ फाइनेंस भी और एज अ आपके गारंटी के रूप में भी। तो दोस्तों यही चीज़ हम चीज़ों यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पर। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को 3 टर्म्स में फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। मतलब दोस्तों जैसे कि हर बिजनेस को एक शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए रहता है, मीडियम टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह एक्सपोर्टर को भी यहाँ पे 3 तरीके से फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जनरली दोस्तों वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब वो माल क्या करता है दोस्तों यहाँ पे पोर्ट पर लाता है, तो पोर्ट के लाने से पहले दोस्तों उसको बहुत से क्या होते हैं नॉर्मली खर्च करने पड़ते हैं, जो कि उसके डेली वेज के खर्च होते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो गया, या वहाँ पे आपके जो यहाँ पे वेयर हाउसेस हैं उनका जो रेंट हो गया, ये सभी रेंट जो होते हैं वो डेली बेस पे क्या होते हैं दोस्तों खर्च होते रहते हैं। एक्सपोर्टर ऐसा तो है नहीं कि वो एक वेयर हाउस को वो करता है रेंट पे लेता है और फिर उसको पुनः वो कर देता है। जनरली होता है क्या है कि हर एक्सपोर्टर अपना कुछ ना कुछ वेयर हाउस को क्रिएट करता है और उस पर जो भी खर्च आते हैं वो नॉर्मली उस पर वहन करता है। तो ये दोस्तों जो डेली वेज के खर्चे होते हैं, या कह सकते हैं 1 ईयर के जितने भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं या बिजनेस को रेगुलरली चलाने के लिए जितने भी खर्च होते हैं, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत रखते हैं। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या मीडियम टर्म फाइनेंसिंग के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे ये फाइनेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। फिर दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो आपका एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका रॉ मटेरियल खरीदना होगा, या जो भी आपको प्लांट खरीदना होगा, या जो भी आप गुड्स बना रहे हैं, एक्सपोर्टर जो भी गुड्स बना रहा है उसको कुछ ना कुछ क्या होता होगा एसेट्स की आवश्यकता होती होगी या प्लांट की आवश्यकता होती होगी। तो उसके लिए उसे लॉन्ग टर्म क्या हो चाहिए दोस्तों फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे दोस्तों 1 ईयर से एबव जो भी आपका यहाँ पे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जनरली दोस्तों जैसे कि एक सिंपल सा एक कोई बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जो भी जैसा भी वही आदमी क्या करता है एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पे जब वो बिजनेस एक्सपोर्ट के लिए क्या करता है क्रिएट करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्टर को कुछ ना कुछ रियायतें देते हैं, और इन रियायतों के आधार पर ये इन टर्म के आधार पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दोस्तों जनरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फाइनेंस अवेलेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू इंटरनेशनल इंपोर्टर, यानी कि दोस्तों अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल इंपोर्टर्स को जब वो गुड्स को सेल करता है तो यहाँ पे उसको कुछ फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। वो यहाँ पे या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है, मीडियम टर्म हो सकती है या लॉन्ग टर्म हो सकती है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे ये आवश्यकताओं की पूर्ति होगी या ये जो फाइनेंस उसको प्राप्त होगा, वो जनरली क्या करता है दोस्तों, वो असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक से वो इन चीज़ को हेल्प लेता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग होगी कि कितने तरीके से वो या कह सकते हैं किन किन पीरियड टर्म के लिए वो फाइनेंस की ज़रूरतें या मांग करता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सोर्सेज ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या है, यानी जो ये आपकी यहाँ पे फाइनेंसिंग की आवश्यकता है, या शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो उसे कैसे प्राप्त होता है, एक्सपोर्टर को ये फाइनेंस कैसे मिलेगा। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे 4 यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे एक्सपोर्टर को फाइनेंस की ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। जनरली दोस्तों सबसे जो पहला आपका है कॉमर्शियल बैंक ही है, जो दोस्तों आपका क्या होता है एग्जिम बैंक या आरबीआई से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं। और फिर आपका दूसरा यहाँ पे एग्जिम बैंक है जिसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी बोलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका आरबीआई बैंक, आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे एक है ईसीजीसी बैंक। ये दोस्तों कोई बैंक नहीं है, ये एक आपकी संस्था होती है जिसे हम लोग आप एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी
कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, ये बैंक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एक्सपोर्टर को फाइनेंस की जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो आपके यही 4 मुख्य रूप से होते हैं। अब हम इसके एक एक करके आपको समझा देते हैं। दोस्तों कॉमर्शियल बैंक आप जनरली जानते हैं, वाणिज्यिक बैंक वही बैंक हैं जो आपके बिजनेसों को सपोर्ट करने के लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सभी आपके कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत शामिल होते हैं, जो नॉर्मली आपके क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको लोन लेना होगा या किसी भी बिजनेस को या एक्सपोर्टर को लोन लेना होता है, वो डायरेक्ट आरबीआई के पास जाके पैसा उधार नहीं ले सकता है, उसको किसी न किसी अपने या कॉमर्शियल बैंक से ही रिलेशन बनाना होता है या उससे ही जुड़ के यहाँ पे लोन्स को लेना पड़ता है। तो दोस्तों कॉमर्शियल बैंक आर द मेंबर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन। दोस्तों यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन क्या है, ये आपका एफईडी एसोसिएशन या कह सकते हैं FEDA है, जो आपका क्या होता है दोस्तों, इस एसोसिएशन के अंतर्गत हर कॉमर्शियल बैंक जुड़ा हुआ रहता है और इसके अंतर्गत यहाँ पे आरबीआई की कुछ गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है हर कॉमर्शियल बैंक को। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका कंसेशनल रेट पर यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे एक्सपोर्टर को लोन प्रोवाइड करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर जो आपकी आरबीआई यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पे सभी कॉमर्शियल बैंक को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि जो भी एक्सपोर्टर आपसे यहाँ पे आपसे कोई लोन लेने आता है, तो उसे आप कुछ ना कुछ कंसेशनल रेट पर, मार्केट रेट से कम रेट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्योंकि हर देश अपना एक्सपोर्ट क्या करना चाहता है दोस्तों, बढ़ाना चाहता है, इसलिए एक्सपोर्टर को ये सुविधाएँ दी जाती हैं और जिससे आपका यहाँ पे आपका जो कंट्री का बीओपी है वो आपका क्या हो सके, फेवरेबल हो सके। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जब देश एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो ही यहाँ पे आपका बीओपी क्या होता है, फेवरेबल होता है, जिसको हम पहले वाले वीडियो में आपको लेक्चर में समझाए थे बीओपी के बारे में कि कैसे ये आपका एक्सपोर्ट करने से फेवरेबल होता है और इम्पोर्ट ज़्यादा होने से कैसे ये डिफिसिट में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये आपके जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आपके एक्सपोर्टर को यहाँ पे क्या कहते हैं, रियायती दर पर क्या करते हैं, यहाँ पे आपका लोन प्रोवाइड कराते हैं या फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं। और ये सभी आपके जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं रीफाइनेंस करते हैं, किससे, आरबीआई या एक्जिम बैंक से रीफाइनेंस करते हैं। मतलब दोस्तों ये क्या है कि ये कॉमर्शियल बैंक सीधे आपका क्या करते हैं, अपने तरफ से लोन दे सकते हैं और साथ ही ये क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो भी अगर लार्ज अमाउंट में इसको पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो अगर कॉमर्शियल बैंक के पास इतनी मात्रा में यहाँ पे पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करती है दोस्तों, ये एक्जिम बैंक से क्या करती है दोस्तों, ये अपना कॉमर्शियल बैंक एक्जिम बैंक से अपना पैसे को रिफाइनेंस करती है और ये आपके एक्सपोर्टर को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं एक्सपोर्टर के थ्रू, या जो भी यहाँ पे डिस्काउंटेड करने के लिए लेटर्स होते हैं, उसको भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से डिस्काउंट करा के यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो पहला तरीका होता है वो आपका कॉमर्शियल बैंक के थ्रू ही यहाँ पे जनरली फॉरेन जो आपके एक्सपोर्टर होते हैं वो इसी के थ्रू जनरली फाइनेंस की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। दूसरा अगर दोस्तों हम लोग बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो दोस्तों ये पार्टिसिपेंट होते हैं किसके, कॉमर्शियल बैंक से, और ये स्टैंडिंग मीडियम टर्म का लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास अधिक मात्रा में या लंबे समय के लिए लोन्स नहीं प्रोवाइड हो पाते, तो वो किससे आपका फंडिंग करते हैं, एक्जिम बैंक से। तो एक्जिम बैंक यहाँ पे स्टैंडिंग मीडियम के लिए यहाँ पे मीडियम टर्म के लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को। और साथ ही दोस्तों ये अपने एक्जिम बैंक यहाँ पे हम जब एक्जिम बैंक को अभी डिटेल में दोस्तों यहाँ पे वीडियो लाएंगे, तो ये एक्सपोर्टर को सही पर सभी आपके यहाँ पे जानकारियाँ भी देते हैं, या कह सकते हैं ये यहाँ पे उनको एक गाइड के तौर पे या गाइड के हिसाब से यहाँ पे उनको फॉलो भी करते हैं एक्सपोर्टर को, और सही जानकारी सही डिसीजन उनको लेने के लिए मदद भी करते हैं। तो दोस्तों ये आपके एक्जिम बैंक का जो यहाँ पे रोल है, इसको हम लोग डिटेल में इनके एक्जिम बैंक के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे कि क्या होता है एक्जिम बैंक और कैसे ये रोल निभाता है किसी भी देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए।
दूसरा यहाँ पे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये दोस्तों ये पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है और गाइडलाइन बनाता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। जो भी आपके यहाँ पे मनी का यहाँ पे ट्रांसफरेबल होता है या कह सकते हैं मनी को कन्वर्टेबल होता है, ये सभी गाइडलाइन यहाँ रिजर्व बैंक बनाता है। और फॉरेक्स मैनेजमेंट का यहाँ दोस्तों मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का ये जितनी भी गाइडलाइन बनती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपका यहाँ पे फॉरेक्स मैनेजमेंट में ही आप दो एक्ट पढ़े होंगे पहले, फेरा एक्ट और फेमा एक्ट। तो वो फॉरेक्स मैनेजमेंट के लिए ही यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अंतर्गत काम करता है। तो दोस्तों ये पार्टिसिपेंट करता है विद कॉमर्शियल बैंक से और स्टैंडिंग और रिफाइनेंसिंग का काम करता है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी आपका जो एक्सपोर्टर होता है वो आरबीआई से जाके लोन नहीं ले सकता है, उसे कॉमर्शियल बैंक से ही क्या करना होता है, अपना रिलेशन बनाना होता है। और कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को फॉलो करके यहाँ पे एक्सपोर्टर को यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंस को प्रोवाइड करती है। फिर दोस्तों आखिरी में यहाँ पे एक है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, जैसे हमने बताया ईसीजीसी। दोस्तों ये क्या है, ये आपका समझ लीजिए एक मीडिएटर का काम करती है, जो आपको क्या करती है, एक गारंटी देती है एक्सपोर्टर को कि यदि आपका अनफॉर्चुनेटली आप किसी देश में माल को या गुड्स को बेचते हैं और आपका गुड्स वहाँ के पॉलिटिकल रिस्क के कारण या कोई भी ऐसी रिस्क के कारण यहाँ पे आपका माल वहाँ जाके फंस जाता है, तो आपको यहाँ पे फंडिंग की जो आवश्यकता होगी वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे वो थर्ड पार्टी को गारंटी भी देता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जैसे यहाँ पे देखिए, समझिए एग्जांपल की तरह, यहाँ पे ये एक्सपोर्टर है, इसको यहाँ पे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जाता है कॉमर्शियल बैंक के पास। और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है दोस्तों, अगर एक्सपोर्टर पे वो ट्रस्टशिप नहीं ला पाता है तो यहाँ पे जो ईसीजीसी होती है वो यहाँ पे गारंटी देती है एक्सपोर्टर की तरफ से कि कॉमर्शियल बैंक इनको लोन प्रोवाइड कर दे। यदि एक्सपोर्टर का माल जाने पर उसे फंडिंग नहीं मिलती है तो ईसीजीसी कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगी, उस लोन को प्रोवाइड या उस लोन को फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक तरीके का पेरेंट्स की तरह काम करता है। ईसीजीसी एक्सपोर्टर के लिए एक पेरेंट्स की तरह काम करता है, जो कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, गारंटी देने का काम करता है दोस्तों। तो ये देखिए, प्रोवाइडिंग वेरियस पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल गारंटीज फॉर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन द एक्सपोर्ट ट्रेड। तो दोस्तों वही चीज़ जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया, तो ये ईसीजीसी एक्सपोर्टर के लिए एक पेरेंट्स का काम करती है। अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सपोर्टर को कॉमर्शियल बैंक ट्रस्ट नहीं कर पाता तो ईसीजीसी अपने ट्रस्ट पर यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि आप एक्सपोर्टर को फंडिंग कर दीजिए। इनफॉर्चुनेटली अगर ये माल भेजता है और इम्पोर्टर के देश से पैसा नहीं आ पाता समय पर, तो हम आपको पैसा यहाँ पे प्रदान करेंगे या आपके लोन को हम भरपाई करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म थे, सोर्स थे आपके एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की। आशा है आपको चारों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की, कि कैसे एक्सपोर्ट जो फाइनेंसिंग होती है वो किन किन फॉर्म में होती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म्स को भी आप समझ लीजिए। ये दोस्तों ये सोर्सेस थे, यानी पैसा कहाँ से मिलता है एक्सपोर्टर को। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्टर जो होता है वो फाइनेंस जो करता है वो किन किन तरीके से फाइनेंस कर सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे वो सोर्स तो है ही है, बट यहाँ पे एक्सपोर्टर किन फॉर्म्स में फाइनेंसिंग कर सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी आपके फोर्स तरीके के होते हैं। पहला आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस है, दूसरा आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है, फिर आपका फैक्टरिंग है और एक आपका है फॉरफेटिंग फाइनेंस है। तो इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका यहाँ पे है प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो दोस्तों प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब यहाँ पे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आपका जब ये पोर्ट्स है और ये आपका इंपोर्टर देश है और ये आपका एक्सपोर्टर देश है, तो यहाँ सब एक्सपोर्टर अपना माल क्या करता है दोस्तों, शिफ्ट करता है पोर्ट पर। तो इससे पहले जितनी भी काम होती है दोस्तों, पोर्ट पर शिफ्ट करने से पहले जो भी गुड्स है वो बंदरगाह पे ले जाने से पहले जितना भी इसको खर्च होता है, जितना भी इसे खर्च होता है
उसको जब हम लोग फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसको हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग कहते हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में आपको समझे तो आपका मतलब यही होता है दोस्तों। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन द एक्सपोर्टर वांट्स टू पेमेंट ऑफ गुड्स बिफोर शिपमेंट। मतलब दोस्तों कि जब एक्सपोर्टर गुड्स को भेजने से पहले फाइनेंस को या कह सकते हैं लोन्स को चाहता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका यही चीज़ है कि प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइडेड फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन व्हेन द एक्सपोर्टर वांट्स टू पेमेंट गुड्स बिफोर शिपमेंट, यानी कि गुड्स को भेजने से पहले जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों प्री शिपमेंट फाइनेंस इज आल्सो नॉन एज अ पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट क्यों कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये एक्सपोर्टर ऑल दिस फाइनेंस फॉर अ प्री शिपिंग ऑफ द गुड्स। मतलब दोस्तों यहाँ पे पैकिंग क्रेडिट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पोर्ट पर पैकिंग करके ही माल को क्या किया जाता है दोस्तों, भेजा जाता है दूसरे देश में। मतलब यहाँ पे पैकिंग का मतलब यहाँ होता है दोस्तों कि इसको बाकायदा यहाँ पे सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है किसी भी गुड्स को। तो इसीलिए तो ये क्या होता है, पैकिंग करने से पहले जितने भी खर्च होते हैं उसके लिए ये फाइनेंसिंग होती है, इसीलिए हम लोग इसको पैकिंग क्रेडिट भी संज्ञा देते हैं। तो ये आपका पैकिंग क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस का एक दूसरा नाम है दोस्तों दिस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया तो वो सोर्सेज आपका वही है, वो आपको प्रोवाइड कौन कराएगा, कॉमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड कराते हैं। बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये पैसा आपको किस लिए ज़रूरत पड़ रही है, आपको अभी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अभी आपने प्रोडक्ट को शिफ्ट नहीं किया है। प्रोडक्ट को शिफ्ट करने से पहले ही आपको क्या होगी, पैसे की आवश्यकता जो एक्सपोर्टर की पड़ती है उसको हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत समझते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे द एक्सपोर्टर हैज़ द सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्टेनिंग लोन ऑफ फ्रॉम बैंक। अब दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या है, पैसा तो पैसा या लोन तो लोन है, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि यहाँ पे लोन तो आप किसी भी तरीके से लीजिए, यहाँ प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट का नाम क्यों दिया गया। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई एक्सपोर्टर यहाँ पे किसी भी देश को माल भेजता है या किसी देश के इम्पोर्टर को माल भेजता है, प्री शिपमेंट के पहले दोस्तों इसके पास कोई भी ऐसे गुड्स का बिल्स ऑफ लैंडिंग नहीं होता है, उसके बाद कोई एलसी नहीं होती है। जैसे हमने आपको बताया था बिल ऑफ लैंडिंग उस गुड्स के सभी डिटेल्स को क्या करता है दोस्तों, अथॉरिटी देता है। क्या कह सकते हैं कि इसके तहत आप यहाँ पे इंपोर्टर देश पर यहाँ पे पोर्ट से माल छुड़वा पाते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका क्या करता है, पेमेंट को सिक्योर करता है इंपोर्टर के द्वारा दिए गए पेमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिल्स ऑफ लैंडिंग है और लेटर ऑफ क्रेडिट है ये आपका तब बनता है जब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका गुड्स है वो पैक हो जाता है और पैक होके गुड्स रवाना होने के लिए तैयार रहता है, तभी आपका यहाँ पे बिल्स ऑफ लैंडिंग या लेटर ऑफ क्रेडिट जनरेट होता है। बट दोस्तों यहाँ पे प्री शिपमेंट में आपके पास ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, तो आप इनके बदौलत आप क्रेडिट पर लोन नहीं ले सकते हैं। बिल्स ऑफ लैंडिंग के बदौलत दोस्तों आप क्रेडिट पर लोन ले सकते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट के बदौलत भी आप क्या कह सकते हैं, इसको ब्रोकरेज या कह सकते हैं डिस्काउंट करके यहाँ पे आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे आपका प्री शिपमेंट में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो एक्सपोर्टर को फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को लेना पड़ता है या उसको भरना पड़ता है, फिर ही कॉमर्शियल बैंक उसको क्या करती है, यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो दोस्तों यही थोड़ा सा अंतर होता है आपका प्री शिपमेंट और फाइनेंस आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में। तो आशा है दोस्तों प्री शिपमेंट फाइनेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पर्पज, इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ ले। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है तो यहाँ पे टू परचेज रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट, मतलब दोस्तों यहाँ पे गुड्स को भेजने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा या अदर्स इनपुट्स को आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको जब फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो इसे हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत समझते हैं। फिर आपका कैरी आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दोस्तों आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल को यहाँ पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, तो उसके लिए आपको जब फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। फिर आपका यहाँ पे वेयर हाउस हो गए या आपके रॉ मटेरियल हो गए जैसे हमने बताया। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका गुड्स बन के तैयार होगा वो आप क्या होगा, वेयर हाउस में आप रखेंगे। तो कोई भी वेयर हाउस आपका क्या होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ सैलरी देनी पड़ती होगी, रेंट देना
होगा। तो ये सभी चीज़ों खर्चे होते हैं, इनके लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग किसके अंदर शामिल करते हैं, आपका प्री शिपमेंट के ही शामिल करते हैं। फिर आपका यहाँ पे ये आपका प्रोसेस हो गया पैकेजिंग का या आपके मार्केटिंग का या लेबलिंग का, तो इन सब में भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे खर्च होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माल को शिफ्ट करने से पहले जितने भी खर्च हो रहे हैं उन सभी को हम लोग किसके अंतर्गत शामिल कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर इसी तरह दोस्तों टू शिपिंग ऑफ गुड्स टू बायर, मतलब दोस्तों क्या है कि बायर को गुड्स शिपिंग करने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्च होते हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया कि पोर्ट्स का खर्च हो गया, ड्यूटी खर्च हो गया या कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब खर्च भी आते हैं आपके शिपिंग से पहले। तो इसे भी कौन वहन करता है, आपका एक्सपोर्टर ही वहन करता है। तो इन सब के लिए जो भी आपके फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसको लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आपका छठा आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पे दिया है टू मीट अदर फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफिशियली कह सकते हैं बिजनेस के कुछ कॉस्ट होते हैं, फाइनेंशियली कॉस्ट होते हैं अदर बिजनेस से मीट करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अदर खर्चे होती हैं प्री शिपमेंट के पहले उन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो ये आपका कुछ पर्पज़ है, इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत। तो आशा है दोस्तों आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका यहाँ पे शिपिंग से पहले जितने भी आपके यहाँ खर्च होते हैं उसके लिए जब एक्सपोर्टर को यहाँ पे लोन्स या फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग फ्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अभी तक यह क्या था दोस्तों, इसमें आपका बिफोर शिपमेंट था, बट यहाँ पे पोस्ट आपके शिपमेंट में यहाँ पे आफ्टर शिपमेंट की बात होती। मतलब दोस्तों जब क्या होता है, एक्सपोर्टर ने पोर्ट से माल को भेज दिया है तब यहीं पे आपका जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसे हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन द एक्सपोर्टर वांट टू पेमेंट ऑफ द गुड्स आफ्टर शिपमेंट। तो यानी दोस्तों यहाँ पे जब एक्सपोर्टर यहाँ पे आपका गुड्स को शिफ्ट कर दिया है तब उसको अगर जब किसी आपके फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो दोस्तों पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज द प्रोवाइडेड एट द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो दोस्तों जैसे कि आपका प्री शिपमेंट में था उसी तरह आपका पोस्ट शिपमेंट में भी गाइडलाइन कुछ बनी है आरबीआई के द्वारा। फिर दोस्तों पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज नीडेड बिकॉज इम्पोर्टर डोंट पे द अमाउंट ऑफ गुड्स शिफ्ट। मतलब दोस्तों जब आपका इम्पोर्टर यहाँ शिफ्ट करने के पश्चात भी यहाँ पे आपका पैसा या फाइनेंस आपका जो इम्पोर्टर है वो अपना पैसा नहीं पे किया होता है तो यहाँ पे जो भी आपके फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों यहाँ पे केवल समय का या टाइम बाउंडिंग का ही अंतर होता है नॉर्मली, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक्सपोर्टर इज नाउ नीड्स टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स फॉर द कैरी ऑन द एयर ओन बिजनेस। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार उसने गुड्स को शिफ्ट कर दिया या किसी इम्पोर्टर को बेच दिया तो यहाँ पे उसका काम क्या करेगा, अपना रोक देगा और वो इम्पोर्टर का इंतज़ार करेगा कि पैसा आए तो हम अपना अगर अलग से आपका बिजनेस अपना ग्रो करें। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो बिजनेस अपना कंटिन्यू करते रहना चाहता है। तो जो भी आपका यहाँ पे शिफ्ट करने के पश्चात अपने कंटिन्यूस बिजनेस को रनिंग करने के लिए जो भी इसको फाइनेंस आवश्यकता पड़ती है उसको भी हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत ही शामिल करते हैं दोस्तों। तो ये आपका पोस्ट शिपमेंट और प्री शिपमेंट नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, बस आप जो आपने अभी हमने बताया उसी में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। अब अगर इसके हम लोग पर्पज़ या इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट होता है ये आपका एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर सर्विसेज। मतलब दोस्तों यहाँ पे पोस्ट शिपमेंट मतलब यहीं पोस्ट या शिफ्ट या माल को भेजने के बाद जो आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आते हैं या एजेंट को जो पेमेंट करना पड़ता है उन सभी को हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों। यहीं पे दोस्तों यहाँ पे प्रमोशनल या एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं इसको भी हम लोग इसी के अंदर शामिल करते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो पोर्ट ऑफिसर खर्च होते हैं, कस्टम ड्यूटी खर्च होते हैं या शिपिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इन सभी को हम लोग किस में करते हैं, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। फिर आपका पेमेंट फॉर आफ्टर सेल सर्विस, यानी दोस्तों यहाँ पे सेल करने के पश्चात भी यहाँ पे कुछ खर्चे आते हैं या कह सकते हैं जो सर्विस होती है उनको देने के लिए जो खर्च आते हैं उसको भी हम लोग इसमें पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। फिर आपका यहाँ पेमेंट फॉर द प्रीमियम ऑफ ईसीजीसी। दोस्तों यहाँ पे ईसीजीसी फ्री में कोई भी यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपका पेरेंट्स नहीं बनता है। यहाँ पे जैसे कि जो ईसीजीसी है वो आपको फ्री में गारंटी बैंक को नहीं देती है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रीमियम हमेशा एक्सपोर्टर से लेती है, तभी वो क्या करती है उस एक्सपोर्टर की गारंटी देती है कॉमर्शियल बैंक को कि ये हमें प्रीमियम दे रहा है बंदा, तुम इसकी गारंटी ले लो क्योंकि ये हमें प्रीमियम दे रहा है। मतलब दोस्तों कुल मिला के ये है कि ये फ्री में नहीं काम करता है एक्सपोर्टर के लिए, ये कुछ ना कुछ रेगुलर प्रीमियम लेता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सभी खर्चों के लिए जो भी आपका यहाँ पे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका पोस्ट शिपमेंट की अमाउंट है वो आपका कितने अमाउंट तक कौन बैंक देता है, इसको हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो अप टू 10 करोड़ तक के अगर आपको एक्सपोर्टर को फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, तो वो कॉमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर 10 से 50 करोड़ के बीच में आपको चाहिए तो आपको एग्जिम बैंक से संपर्क करना पड़ता है एक्सपोर्टर को, या कह सकते हैं एग्जिम बैंक यहाँ पे अपना रोल निभाता है। और इससे अधिक का आपको अगर लोन चाहिए तो आपको आरबीआई, ईसीजीसी या एग्जिम बैंक की अप्रूवल आपको लेनी पड़ती है दोस्तों। फिर अगर दोस्तों यहाँ पे पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें पोस्ट शिपमेंट में, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली ये 90 डेज होता है दोस्तों, यहाँ पे 13% लगता है। और मीडियम टर्म यानी कि दोस्तों यहाँ 90 डेज से 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको किससे आरबीआई से यहाँ पे आपको डिसाइड करता है आरबीआई इसका रेट्स। और एबव 50 करोड़ के लिए या कह सकते हैं आपका यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म्स है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 5 से 12 साल के लिए जो भी आपका यहाँ पे आपका ये फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसको भी यहाँ पे आरबीआई ही यहाँ पे रेट डिसाइड करता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका पोस्ट शिपमेंट में आपके यहाँ पे पीरियड और रेट हो गया कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कितना पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड होता है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आपका पोस्ट शिपमेंट प्री शिपमेंट हो गया। 2 और बचा है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है फिर भी आप इसको देख लीजिए, सिंपल सा यहाँ फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे प्री शिपमेंट देख लिया, पोस्ट शिपमेंट देख लिया, अब ये आपका फैक्टरिंग फाइनेंस और फॉरफेटिंग फाइनेंस क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों फैक्टरिंग क्या होता है, ये आपका एक टूल्स है समझ लीजिए एक तरीके का। इसमें दोस्तों होता क्या है कि फैक्टरिंग इज द फाइनेंशियल अफेयर विच इन्वॉल्व द एक्सपोर्टर रिसीवेबल टू द अनदर फर्म और पार्टी नोन एज द फैक्टर एट द डिस्काउंटेड प्राइस। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, सिंपली आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर होता है, जो भी माल बेच रहा है या भेज रहा है दूसरे देश के इंपोर्टर को, वो दोस्तों उसको क्या चाहिए होता है दोस्तों, तुरंत फाइनेंस की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों ये इंतज़ार नहीं कर सकता कि इंपोर्टर कब पैसा देगा, कब हम क्या करते हैं आपका यहाँ पे क्या कहते हैं पैसा का इंतज़ार करते रहेंगे। तो यहाँ पे जनरली दोस्तों फैक्टरिंग क्या है, ये एक ऐसा टूल्स है जो एक्सपोर्टर को तुरंत पैसा क्या करता है प्रोवाइड करा देता है एज आपके इंपोर्टर के आने से पहले, इंपोर्टर द्वारा पैसा भेजने से पहले। तो दोस्तों होता क्या है इसमें, एक्सपोर्टर एक फैक्टर को क्या करता है दोस्तों यहाँ पे डील करता है, फैक्टर से डील करता है। ये जनरली फैक्टर आपका बैंक्स ही होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, बैंक एक फैक्टर का काम करता है जो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, ये एक्सपोर्टर को रिसीवेबल क्या ये कह सकते हैं, इस इंपोर्टर द्वारा जो पैसा आ रहा है इसकी क्या कर लेता है दोस्तों, यहाँ पे अपने ऊपर क्या कर लेता है, ये इसको वहन कर लेता है। और यहाँ पे फैक्टर इस इंपोर्टर के द्वारा जो आपका पैसा आता है उसके पहले ही ये एक्सपोर्टर को क्या कर देता है, पैसा प्रोवाइड करा देता है। एज समझ लीजिए जैसे आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में समझते थे उसी तरह इसमें भी आपका फैक्टर यहाँ पे आपका बैंक काम करता है। नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो एक्सपोर्टर होता है ये बिल ऑफ लेंडिंग क्या करता है, यहाँ पे फैक्टर को दे देता है और ये कहता है कि आप हमारा जो पैसा हम इंपोर्टर से वसूलने वाले हैं वो आप वसूलिएगा, आप हमें अभी पैसा दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो वसूलने का काम एक्सपोर्टर का था वो एक्सपोर्टर ने फैक्टर को बेच दिया कि अब आप इस पैसे को वसूलिएगा, आप हमें अभी पैसा डिस्काउंटेड करके यहाँ पे प्राइस पे हमें दे दीजिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यदि 10 करोड़ का एक्सपोर्टर ने कोई माल बेचा तो यहाँ पे फैक्टर से ये डील कर लेता है कि आप हमें अभी आप 9.5 करोड़ हमें दे दीजिए, जब इंपोर्टर आपको यहाँ पे पैसा देगा तो आप पूरा यहाँ पे 10 करोड़ अपना रिकवर कर लीजिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो रिस्क है दोस्तों, ये रिस्क कौन अब ले लिया, यहाँ पे फैक्टर ने ले लिया
एज ए डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी कि यहाँ पे 50 लाख के डिस्काउंट प्राइस पर इसने इंपोर्टर से अब पैसा लेने का यहाँ पे रिस्क ले लिया। तो जनरली दोस्तों ये आपका समय पीरियड को कम करने के लिए ही होता है। जैसा कि आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में देखे थे दोस्तों, वहाँ पे आपका एक डेब्टर्स था और एक क्रेडिटर्स था। जो आपका लेनदार होता है वो क्या करता है, अपने डेब्टर्स क्या बेच देता है बैंक को, और देनदार अब क्या करता है दोस्तों, वो अपने पैसे को जब देगा तो वो बैंक को देता था, और यहाँ पे आपका जो लेनदार है वो पैसे से स्वतंत्र रहता था। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, लेनदार का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप ये बिल ऑफ लेंडिंग बैंक को प्रोवाइड कर देता है, और बैंक क्या करता है दोस्तों, उस 10 करोड़ को डिस्काउंट करके 9.5 करोड़ एक्सपोर्टर को दे देता है। जब यहाँ पे इंपोर्टर को माल पहुँच जाता है तो वो आपका इंपोर्टर से पैसा पूरा 10 करोड़ ले लेता है। तो ये आपका फैक्टरिंग का एक छोटा सा टूल्स है दोस्तों, फाइनेंसिंग का ही। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों एक है टूल्स आपका फॉरफेटिंग। दोस्तों फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग में अंतर क्या है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। पहले आप फॉरफेटिंग समझ लीजिए। तो दोस्तों फॉरफेटिंग सिंपली मीन्स ट्रांसफरेबल द राइट, इन दिस केस एक्सपोर्टर री अनाउंस हिज हर राइट ड्यू टू फ्यूचर डेट इन द एक्सचेंज फॉर द इंस्टेंट कैश पेमेंट टू द फॉरफीचर। दोस्तों इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या करता है, अपनी जो राइट्स होती है वसूलने की, ये क्या करता है, होस्ट बैंक या आपका यहाँ पे फैक्टर को बेच देता है। बट यहाँ पे दोस्तों ये पैसा जो मिलता है वो आपका यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पर नहीं होता है दोस्तों। डिस्काउंटेड रेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसको जो भी राइट्स यहाँ पे एक्सपोर्टर का था, वो अपना राइट्स किसको सारा बेच दिया, यहाँ पे फैक्टर को बेच देता है। फैक्टर अब इस राइट को क्या करेगा दोस्तों, यूज करेगा और इंपोर्टर से पैसा वसूलता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों फैक्टरिंग में क्या होता था, आपका यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पर यहाँ पे पैसा दे दिया जाता था। बट यहाँ पे फॉरफेटिंग में दोस्तों ये आपका जो फैक्टर है या होस्ट बैंक है, ये आपका पूरा पैसा क्या करता है, यहाँ पे आपको देता है। यहाँ पे कोई भी डिस्काउंटेड रेट में नहीं होता है दोस्तों, ये आपका पूरा पैसा क्या कर देता है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पे जो भी आपका राइट्स होता है इस व्यक्ति से पैसा वसूलने का, वो सारा चीज़ कौन वहन कर लेता है, यहाँ पे जो आपका फैक्टर है वो वहन कर लेता है। अब जो भी यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे रिस्क होता है वो फैक्टर ही होता है, एज अ आपके एक्सपोर्टर यहाँ पे स्वतंत्र हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, अगर आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए जो आपका डिफरेंस है, तो यहाँ पे मीनिंग आपको हमने बताया ही कि फैक्टरिंग में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है आपका रिसीवेबल इन द रेडी कैश एंड यू डोंट नीड टू वेट द पेमेंट ऑफ द रिसीवेबल एट द फ्यूचर डेट। तो दोस्तों यहाँ पे फैक्टरिंग में आपको फ्यूचर डेट का इंतजार नहीं करना रहता है, आपको तुरंत ही डिस्काउंटेड रेट पर यहाँ पे पैसा आपको तुरंत मिल जाता था। बट दोस्तों फॉरफेटिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका फॉरफेटर होता है वो परचेज क्लेम करता है एज ए एक्सपोर्टर इन द रिटर्न फॉर कैश पेमेंट। दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे फॉरफेटिंग में जो फैक्टर है वो आपका इंपोर्टर से क्या करेगा दोस्तों, उस राइट्स को आपका रिसीवेबल के तौर पे इंपोर्टर से आपका पैसा वसूलता है और ख़ुद अपना पैसा वो चीज़ रहन करता है। फिर यहाँ पे ये जो मैच्योरिटी आपका यहाँ पे रिसीवेबल है, तो यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल होता है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ के लिए, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जनरली यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। यहाँ पे यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों जनरली यूज होता है फैक्टरिंग, और आपका जो फॉरफेटिंग होता है वो लॉन्ग टर्म समय के लिए ये चीज़ यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे जो गुड्स होता है दोस्तों वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है और ऑर्डिनरी गुड्स होता है। बट आपके यहाँ पे जो ट्रेड्स होता है वो कैपिटल गुड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो नॉर्मली गुड्स होते हैं ऑर्डिनरी गुड्स, और यहाँ पे आपके कैपिटल गुड्स होते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका फाइनेंसिंग होता है वो अप टू 80 से 90% ही आपको यहाँ पे वसूल होते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप 100 करोड़ देते हैं या 10 करोड़ देते हैं तो उसमें से आपको 80 लाख से 90 लाख ही आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 100% होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने राइट्स को बेच दिया होता है और ये राइट्स को फैक्टर जो होता है वो पूरा इंपोर्टर से वसूल करता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये आपको 100% यहाँ पे आपको पैसा मिलता है। फिर यहाँ पे रिकोर्स होता है और नॉन रिकोर्स होता है, मतलब दोस्तों अगर इंपोर्टर इन केस यहाँ पे पैसा नहीं देता है तो ये आपका क्या करता है, आपसे पैसा पुनः वो चीज़ पैसा ले सकता है। और कभी कभी ये नॉन रिकोर्स भी होता है, मतलब दोस्तों कभी कभी आप राइट्स को स्वतंत्र कर देते हैं, यानी कि आप फ्री हो जाते हैं, आप केवल अपना पैसा लेके यहाँ से निकल जाते हैं। बट दोस्तों जो आपका ये होता है फॉरफेटिंग, ये नॉन रिकोर्स होता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप एक बार पैसा ले लिए तो आपको यहाँ पे इंपोर्टर से
की जिम्मेदारी अब फैक्टर की होती है कि वो अपना पैसा वसूले चाहे वो ना वसूले। यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से निकल जाते हैं, जैसा आपका यहाँ पे फैक्टरिंग में नॉन रिकोर्स में होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो कॉस्ट होता है ये आपका कौन होता है, सेलर वो करता है, और यहाँ पे आपका जो कॉस्ट वो होता है ये आपका बायर बेयर करता है। फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट होता है दोस्तों ये इसका यूज़ नहीं होता है, और सेकेंडरी मार्केट में इसका यूज़ फॉरफिटिंग का भी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग हो गया दोस्तों। तो ये आपके कुछ यहाँ पे फॉर्म्स थे दोस्तों, यहाँ पे जो आपके हम लोगों ने एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए देख लिया। और इससे पहले हम लोग इंपोर्ट फाइनेंसिंग के जितने भी आपके मेथड्स के आपके पेमेंट मेथड थे उसको भी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया। तो दोस्तों अब आपका इसमें इस टॉपिक में फॉरेन ट्रेड में यहाँ पे केवल आपका जो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट आपका प्रमोशन है वो चीज़ बचा है, और एक एग्जिम बैंक बचा है। तो इन दो पर हम लोग जल्दी वीडियो ले आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए। अगर ये दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। ऐसे ही वीडियो आती रहेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।